अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू नाज़रीन। आज का हमारा टॉपिक है लॉसेट 2021 काउंसलिंग एंड प्रोसीजर फॉर एडमिशन। मैं यहाँ पे जितने तशरीफ़ करता लोग हैं उनको आज के टॉपिक के बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन देता हूँ। शायद आप लोग सारे लोग ऑलरेडी लॉसेट एंट्रेंस लिख चुके हैं, तो लॉसेट का आपको ऑलरेडी आइडिया हो चुका है। राइट, मैं कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ जो लोग लॉसेट क्वालिफाई कर चुके हैं, और इंशाल्लाह हमारे बताए हुए प्रोसीजर से वो लोग इस साल सीट ग्रैब कर सकते हैं इजीली। लॉसेट में कितने कैंडिडेट्स यहाँ पे जो अवेलेबल है जो माइनॉरिटी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं? ऑलमोस्ट सब आप लोग सब माइनॉरिटी कम्युनिटी से बिलोंग कर रहे हैं। माइनॉरिटी कम्युनिटी के लिए क्या एस्पेक्ट्स रहेंगे लॉ में सीट ऑब्टेन करने के लिए, और नॉन माइनॉरिटी कॉलेजेस में क्या एस्पेक्ट्स रहेंगे आपको सीट ऑब्टेन करने के लिए, ये सारी चीज़ें मैं डिटेल में बताऊँगा। इसके आगे डॉक्यूमेंटेशंस आपको क्या क्या रिक्वायर्ड रहेंगे, इसका एक डिटेल एक्सप्लेनेशन दिया जाएगा। डॉक्यूमेंटेशंस अगर आपके इनपरफेक्ट रहे तो आपकी सीट रिजेक्ट हो सकती है और आपको काउंसलिंग में अटेंड करने का मौका भी नहीं मिल सकता है। डॉक्यूमेंटेशंस के एस्पेक्ट्स हम सब कुछ कवर करेंगे। इसके आगे का जो एस्पेक्ट हम कवर करेंगे वो है कॉलेजेस कैसे शॉर्टलिस्ट करें जिससे हमारे चांसेस ब्राइटर हो जाए सीट ऑब्टेन करने के लिए। तो ये हमारा आज का 1.5 घंटे के सेशन में सब कुछ कवर करेंगे। पहली चीज़ ये होगी कि जो है लॉसेट की काउंसलिंग कब होगी। मोस्ट प्रोबेबली एक्सपेक्टेड डेट आफ्टर दशहरा वेकेशन कभी भी नोटिफिकेशन आ सकता है लॉसेट काउंसलिंग के लिए। एज़ पर द प्रीवियस ईयर एक्सपीरियंस, क्योंकि बिफोर 2020 ये सारी फ़िज़िकल काउंसलिंग होती थी जिसमें एप्लीकेंट को फ़िज़िकली एक हेल्पलाइन सेंटर जाना होता था, अपने सारे डॉक्यूमेंट्स सबमिट करना होता था, वो डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करते थे, उसके बाद आपको एलिजिबल है नहीं है डिक्लेयर करते थे, उसके बाद प्रोसेस फॉर काउंसलिंग स्टार्ट्स। लेकिन कोविड-19 की वजह से लास्ट ईयर का प्रोसीजर वॉज कम्प्लीटली ऑनलाइन काउंसलिंग हुई है। ऑनलाइन काउंसलिंग प्रोसीजर थोड़ा सा डिफरेंट है फ़िज़िकल काउंसलिंग के मुकाबले। शायद एक्सपेक्टेड है कि ये ईयर भी ऑनलाइन काउंसलिंग ही हो। मैं सबसे पहले आपको ऑनलाइन काउंसलिंग का प्रोसीजर बताऊंगा। ऑनलाइन काउंसलिंग का एक डिटेल नोटिफिकेशन रिलीज़ होगा एक्सपेक्टेड बिटवीन 28 टू 30 अक्टूबर के बीच में एक्सपेक्टेड है नोटिफिकेशन रिलीज हो। शायद हो सकता है 1 वीक पहले भी हो जाए या 30 अक्टूबर के बाद भी रिलीज़ हो। आपको ऑनलाइन काउंसलिंग का नोटिफिकेशन रिलीज़ होगा। ऑनलाइन काउंसलिंग का नोटिफिकेशन रिलीज़ होने के बाद जितने एप्लीकेंट्स लॉसेट क्वालिफाई कर चुके हैं सबको मोस्टली एक SMS रिसीव होगा कि देयर इज़ एन ऑनलाइन काउंसलिंग। ऑनलाइन काउंसलिंग की वेबसाइट का लिंक आपको लॉसेट की वेबसाइट पे ही अवेलेबल रहेगा। लॉसेट की जब वेबसाइट के होम पेज पे जाएंगे वहाँ पे एक स्पेशल लिंक आएगा, क्लिक हियर फॉर ऑनलाइन काउंसलिंग। वहाँ आप ऑनलाइन काउंसलिंग के लिए जब आप क्लिक करेंगे वहाँ पे आपको अपना यूज़र आईडी और पासवर्ड जनरेट करना होगा। यूज़र आईडी और पासवर्ड जनरेट करने के लिए आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर जो आपके लॉसेट के हॉल टिकट में अवेलेबल है, आपका हॉल टिकट नंबर वो भी आपको लॉसेट के हॉल टिकट में अवेलेबल है, आपका रैंक, ये 3 चीज़, और चौथी चीज़ आपका फ़ोन नंबर। ये 4 चीज़ जैसे आप अपलोड करेंगे आपको एक OTP आ जाएगा। OTP आने के बाद आपको लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड आ जाएगा। लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड आने के बाद आप काउंसलिंग के होम पेज पे आएंगे। काउंसलिंग के होम पेज पे आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं अपने। वो डॉक्यूमेंट्स की चेकलिस्ट ये रहेगी कि सबसे पहली चीज़ आपको अपना SSC की सॉफ्ट कॉपी अपलोड करनी है। ओके। सेकेंड जो चीज़ रहेगी वो आपका इंटरमीडिएट की सॉफ्ट कॉपी अपलोड करनी है। थर्ड चीज़ आपके ग्रेजुएशन जो आपका क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन है। क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन आपका 3 इयर्स ग्रेजुएशन है या 4 इयर्स ग्रेजुएशन है। अगर किसी का ग्रेजुएशन 3 इयर्स है या उससे लेस है वो लोग लॉसेट के लिए एलिजिबल ही नहीं है, काउंसलिंग के लिए एलिजिबल नहीं है। मिनिमम ड्यूरेशन ऑफ ग्रेजुएशन शुड बी 3 इयर्स और मोर देन 3 इयर्स। इसके क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन के आपको मार्क्स स्टेटमेंट, कंसोलिडेटेड मार्क्स स्टेटमेंट अगर आपके पास अवेलेबल है तो अपलोड करिए। अगर कंसोलिडेटेड मार्क्स मेमोज नहीं है तो ईयर वाइज मार्क्स मेमो या सेमेस्टर वाइज मार्क्स मेमोज अपलोड करेंगे। नेक्स्ट चीज़ जो आपकी अपलोड होगी वो होगी प्रोविजनल सर्टिफिकेट क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन ग्रेजुएशन का। ये हो गया आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन प्राइमरी डॉक्यूमेंट्स। इन डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पे आप लोग, अगर ये डॉक्यूमेंट सारे आपके परफेक्ट हैं तो इसके बेसिस पे आपकी फर्स्ट प्राइमरी एलिजिबिलिटी आप है नहीं है ये डिसाइड हो जाएगी। इसके अलावा नेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स जो रिक्वायर्ड रहेंगे वो रहेंगे बोनोफाइड सर्टिफिकेट। बोनोफाइड सर्टिफिकेट फ्रॉम क्लास 1 टिल यू कंप्लीट योर ग्रेजुएशन।
क्लास 1 से क्लास 10 तक आप जितने भी स्कूल्स, एक ही स्कूल है या मल्टीपल स्कूल में अगर आप लोग पढ़े हुए हैं तो सारे स्कूल्स के आपको बोनाफाइड सर्टिफिकेट लेना होगा। इंटरमीडिएट का 2 इयर्स का बोनाफाइड सर्टिफिकेट, उसके बाद 3 इयर्स का ग्रेजुएशन का बोनाफाइड सर्टिफिकेट या 4 इयर्स ग्रेजुएशन का बोनाफाइड सर्टिफिकेट, ये सारे बोनाफाइड सर्टिफिकेट्स आपको होना ज़रूरी है। अगर बोनाफाइड सर्टिफिकेट्स आप अपलोड नहीं कर सकते हैं तो उस सूरत में फिर आपको नॉन लोकल कैटेगरी में रखा जाएगा, और नॉन लोकल कैटेगरी में सीट ग्रैब करना बहुत मुश्किल है। लोकल कैटेगरी ऑब्टेन करने के लिए आपको बोनाफाइड सर्टिफिकेट फ्रॉम क्लास 1 टिल द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, सारे बोनाफाइड सर्टिफिकेट्स अपलोड करने। बोनाफाइड सर्टिफिकेट्स के बाद नेक्स्ट रहेगा कि अगर कोई कैंडिडेट है जो रिजर्वेशन ऑब्टेन कर रहे हैं, जैसे एसटी हुआ, एससी हुआ या बीसी हुआ, हमारे मोस्टली क्योंकि यहाँ पे सब माइनॉरिटी कैंडिडेट्स है तो हमारे पास ऑलमोस्ट सबके पास बीसी सर्टिफिकेट होगा अवेलेबल। कोई अगर सैयद है, ख़ान है या मिर्ज़ा है तो उनके पास नहीं है रहता, बाकी ऑलमोस्ट जितने माइनॉरिटी कास्ट अवेलेबल है, और ऑलमोस्ट मेरे हिसाब से यहाँ पर तो सब शेख बैठे हुए हैं, सबके पास बीसी सर्टिफिकेट होता है। बीसी सर्टिफिकेट आप जैसा अपलोड करोगे आप स्पेशल कैटेगरी में 4% रिजर्वेशन में आ जाओगे। 4% रिजर्वेशन इन ऑल द कॉलेजेस थ्रू आउट तेलंगाना। आप ओसी कैटेगरी से डायरेक्टली बीसी ही कैटेगरी में आ जाओगे। नेक्स्ट चीज़ है माइनॉरिटी के लिए स्पेशल स्टेटस अगर आपको ऑब्टेन करना है, माइनॉरिटी कॉलेजेस में अगर आपको एलिजिबिलिटी क्रिएट करना है तो उसके लिए आपको एक एक्सक्लूसिव माइनॉरिटी सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा। अब ये माइनॉरिटी सर्टिफिकेट क्या है? माइनॉरिटी सर्टिफिकेट के लिए अप्लीकेंट को अपनी एसएससी की टीसी की कॉपी अपलोड करनी है। एसएससी की टीसी की कॉपी पे आपका रिलीजन एज इस्लाम या मुस्लिम अवेलेबल होता है। वो कॉपी आपको आपके घर पास अवेलेबल है एसएससी की टीसी की कॉपी तो अपलोड करिए, नहीं तो एक प्रोफॉर्मा है, प्रोफॉर्मा आप हमारे ऑफिस से कलेक्ट कर सकते हैं। वो प्रोफॉर्मा आप अपने प्रिंसिपल्स के पास जाइए, वो प्रोफॉर्मा पे सिग्नेचर लीजिए, उसी के बेसिस पे आपका माइनॉरिटी स्टेटस अप्लीकेबल होगा। आप माइनॉरिटी स्टेटस जब तक आपको एलिजिबल नहीं रहेंगे आपको माइनॉरिटी कॉलेजेस में एडमिशन नहीं मिल सकता है। माइनॉरिटी के लिए स्टेटस क्लियर है कि जो है आपको एसएससी की टीसी की कॉपी अपलोड करना है। नेक्स्ट चीज़ यही रहेगी कि अगर कोई फीस रिम्बर्समेंट क्लेम करना चाह रहा है यहाँ पर, अगर कोई जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से आता है या कोई दूसरे वीकर सेक्शन से आता है, फीस रिम्बर्समेंट क्लेम करना चाह रहा है तो उनके लिए रूरल कैटेगरी और अर्बन कैटेगरी, हमारे पास 2 कैटेगरी डिवाइड है, एक है रूरल कैटेगरी, एक है अर्बन कैटेगरी। रूरल कैटेगरी में अगर कोई एप्लीकेंट रहता है, रूरल एरिया में रहता है, $1.5 लाख की आपको इनकम सर्टिफिकेट एमआरओ से ऑब्टेन करना पड़ेगा, या आपका एनुअल इनकम इज़ नॉट मोर देन 1.5 लाख। अर्बन कैटेगरी के लिए 2 लाख रुपीज़। 2 लाख रुपीज़ से ज़्यादा आपकी इनकम नहीं होनी चाहिए, फैमिली इनकम, पेरेंटल इनकम। आप लोग को इनकम सर्टिफिकेट अपलोड करना है। इनकम सर्टिफिकेट अगर आपकी 2 लाख रुपीज़ के अंदर अपने अर्बन कैटेगरी में अपलोड करवा दी, आपको फ़ीस रिम्बर्समेंट के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। फ़ीस रिम्बर्समेंट का प्रोसीजर ये रहेगा कि एनीबडी हु इज़ एज बिलो 29 ईयर्स अंडर ओसी कैटेगरी age below 29 years are eligible for fees reimbursement, and anybody who is of the age 34 for special category, that is BCE category। 34 तक के लिए लोगों के लिए आपको स्कॉलरशिप की फैसिलिटी अवेलेबल है गवर्नमेंट की तरफ से। फीस रिम्बर्समेंट में आपको ऑलमोस्ट सारी फीस आपको रिम्बर्स हो जाएगी, एक्सक्लूडिंग द स्पेशल फीसेस विच हैव बीन चार्ज बाय द कॉलेजेस। स्पेशल फीस लिमिटेड होती है। तो अब हम आते हैं चेकलिस्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट्स, क्या क्या ज़रूरत पड़ेंगे। ये तो प्रोसीजर हमने देख लिया है। चेकलिस्ट में हम आपको चाहिए, वापस से फिर से मैं सारा रिपीट करता हूँ, एसएससी चाहिए, इंटरमीडिएट चाहिए, ग्रेजुएशन के सर्टिफिकेट में कंसोलिडेटेड मार्क्स मेमो और ग्रेजुएशन का प्रोविजनल सर्टिफिकेट, ग्रेजुएशन की टीसी, ये आपको प्राइमरी बेसिक डॉक्यूमेंट्स हैं। सेकेंडरी डॉक्यूमेंट टू ऑब्टेन द लोकल स्टेटस ऑफ तेलंगाना, आपको तेलंगाना से आप लोग पढ़े हुए हैं तो तेलंगाना के सारे प्रोविजनल सर्टिफिकेट्स, आपको बोनाफाइड सर्टिफिकेट्स अपलोड करना है। स्कूलिंग, इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन, 5 इयर्स इंटीग्रेटेड के लिए 10th और इंटरमीडिएट के बोनाफाइड जी, दैट्स इट। इसके बाद
नेक्स्ट आ रहा है, अगर आप लोग BCE सर्टिफिकेट के लिए BCE सर्टिफिकेट लगा के अगर आप रिजर्वेशन लेना चाह रहे हैं BC कैटेगरी में, तो आपको BC सर्टिफिकेट ऑब्टेन करना पड़ेगा। BC सर्टिफिकेट अगर किसी के पास प्रीवियस आंध्र प्रदेश का है तो वो एलिजिबल नहीं होगा, आपको नया सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना का, विच शुड बी ऑब्टेन्ड आफ्टर 2015। आप लोग चेक कर लीजिए BC सर्टिफिकेट जिसके पास भी है, अगर वो किसी के पास पुराना है तो वापस MRO ऑफिस अप्रोच होइए और अपना नया सर्टिफिकेट वहाँ से लीजिए। इनकम सर्टिफिकेट जो आप फीस रिम्बर्समेंट के लिए ले रहे हैं वो दैट शुड बी लेटेस्ट इनकम सर्टिफिकेट इशूड ऑन एंड आफ्टर 1 अगस्त 2021। आपका सर्टिफिकेट अगर 1 अगस्त 2021 से पुराना है तो वो ये साल के लिए एलिजिबल नहीं है, तो ये आप इनकम सर्टिफिकेट लेंगे। नेक्स्ट चीज़, टू क्लेम माइनॉरिटी स्टेटस SSC के TC की कॉपी चाहिए। अगर SSC के TC की कॉपी एलिजिबल किसी के पास अवेलेबल नहीं है तो उस सूरत में स्कूल के प्रिंसिपल से लेटर लीजिए। ओके, ये हमारा बेसिक डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड है। नेक्स्ट हम थोड़े इसमें डिटेलिंग देखेंगे। डिटेलिंग में सबसे पहली चीज़ 3 इयर्स और 5 इयर्स, क्योंकि आप लोग सब एंट्रेंस लिख चुके हैं तो आप लोगों ने एंट्रेंस में क्राइटेरिया देखा होगा कि मिनिमम रिक्वायरमेंट फॉर एलिजिबिलिटी टू लॉ कोर्स इज 45%। 44.5 is considered as 45 under round off. Anybody who has percentage below 45 under OC and BC category are not eligible for lawsuit. लास्ट ईयर का एक जियो आया था BC कैटेगरी के लिए कि 3% उनको 3% का रिलैक्सेशन दिया गया था, लेकिन ये साल अभी तक ऐसा कोई स्पेशल जियो नहीं आया। एज इफ नो ये कंसिडर रखिए कि परसेंटेज शुड बी मोर देन 45%, चाहे वो 3YDC कोर्स हो या चाहे वो 5YDC कोर्स। नेक्स्ट जो चीज़ होती है कि सिर्फ काउंसलिंग अटेंड करने से क्या सीट गारंटी हो जाती है? नो। काउंसलिंग अटेंड करने वाले कैंडिडेट्स और सीट्स के बीच में देयर इज अ ह्यूज गैप ऑफ नंबर्स। एक मोटा मोटा हिसाब अगर आप देखेंगे तो कंपटीशन इज 1:5। roughly we have 3,200 seats in Telangana for LawSet 3YDC, and the candidates appearing for law examination for and counseling will be 15,000. तो कंपटीशन रहेगा 1:5। आपकी एक छोटी सी मिस्टेक LawSet के काउंसलिंग में आपकी सीट गई। एक एक डॉक्यूमेंट आपको प्रॉपरली अपलोड करना है। अब 5 इयर्स का भी कंपटीशन वही है, सेम ऑलमोस्ट 1:5 कंपटीशन है 5 इयर्स में। अब नेक्स्ट चीज़ आई है, किसी ने स्कूलिंग की है ओपन स्ट्रीम में। ओपन स्ट्रीम में स्कूलिंग होती है, डायरेक्ट SSC कहते हैं उसे। डायरेक्ट SSC कैंडिडेट्स जो टॉस से होता है या आंध्र प्रदेश ओपन स्कूल होता था पहले, अगर किसी ने वहाँ से किया है तो उनके पास, क्योंकि ओपन स्कूल में बोनाफाइड नहीं रहती है, वो प्राइवेट अपीयरेंस होता है। वैसे कोई कैंडिडेट्स है यहाँ पर? कोई लेडीज़ में वैसे कैंडिडेट्स है जिन्होंने ओपन स्कूलिंग से ग्रेजुएशन SSC कंप्लीट किया है? इन कैंडिडेट्स के लिए आपको रेसिडेंट सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। रेसिडेंट सर्टिफिकेट MRO के पास से ऑब्टेन करना पड़ेगा। रेसिडेंट सर्टिफिकेट ऑब्टेन करने के बाद ही वो लोग लोकल कंसिडर होंगे। रेसिडेंट सर्टिफिकेट आपको MRO ऑफिस से मिल जाएगा। रेसिडेंट सर्टिफिकेट टू प्रूव दैट यू आर लोकल ऑफ तेलंगाना। वैसे ही अगर किसी ने इंटरमीडिएट ओपन स्ट्रीम से किया है, 10 तो रेगुलर किया है, SSC के सारे बोनाफाइड्स अवेलेबल है, लेकिन 10+2 12th स्टैंडर्ड होता है, ये आपने टॉस से किया है, तो आपको 2 साल का रेसिडेंट सर्टिफिकेट आपको ऑब्टेन करना पड़ेगा MRO के पास से। ये सर्टिफिकेट अपलोड करना ज़रूरी है। ये डॉक्यूमेंटेशन के बेसिस पे ही
आप कंसिडर होगा कि आप लोकल है नहीं है। नेक्स्ट, अगर किसी ने ग्रेजुएशन डिस्टेंस मोड में किया है, अगर किसी ने ग्रेजुएशन डिस्टेंस मोड में किया है, चाहे वो उस्मानिया यूनिवर्सिटी हो, काकतिया यूनिवर्सिटी हो, मौलाना आज़ाद यूनिवर्सिटी हो, इनके पास भी 3 इयर्स का कोर्स होता है, तो 3 इयर्स के लिए बोनाफाइड ऑप्टेन नहीं होता। ये कैंडिडेट्स अपने 3 इयर्स के रेसिडेंस सर्टिफिकेट हमारा से ऑप्टेन करेंगे, चाहे वो अम्बेडकर भी हो। इनको अपना 3 ईयर स्टडी पीरियड का एमआरओ के पास से ऑप्टेन करना ज़रूरी है, तो ही ये लोग एलिजिबल रहेंगे अंडर लोकल कैटेगरी। अगर किसी के पास ये सर्टिफिकेट्स नहीं होता है तो उस सूरत में उनको नॉन लोकल कैटेगरी में डाल दिया जाएगा। नॉन लोकल कैटेगरी का सिर्फ आपको 15% चांस है, आउट ऑफ 1:5 के रेशियो में भी सिर्फ 15% चांस है। यह नॉन लोकल कैटेगरी के लिए 15% होता है, अनरिजर्व कैटेगरी कहते हैं उसको। उसमें सिर्फ 15% कैंडिडेट्स को एलिजिबिलिटी आती है। तो अगर किसी का ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है तो अभी से रेसिडेंस सर्टिफिकेट एमआरओ से एमआरओ के पास से ऑब्टेन कर लीजिए। अगर कोई कैंडिडेट्स है जो डिस्टेंस मोड, करस्पॉन्डेंस मोड, ऑनलाइन मोड से अगर किसी ने ग्रेजुएशन किया है तो अपने अपने लोकल एमआरओस के पास जाइए और वहाँ से रेसिडेंस सर्टिफिकेट ऑब्टेन करिए। नेक्स्ट है, क्या यहाँ पे कोई ऐसे कैंडिडेट्स है जो विदाउट इंटरमीडिएट डायरेक्ट डिग्री किया है ऑन द बेसिस ऑफ एज। ये बी आर अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी में है अवेलेबल। डायरेक्ट आप एज बेसिस पे 18 ईयर्स एंड अबव एज बेसिस पे आप डिग्री के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। अगर कोई कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनके पास बेसिक क्वालिफिकेशन दैट इज़ 10+2+3 नहीं है, तो ये लोग लॉ सेट के लिए एलिजिबल ही नहीं है। मेक अ नोट ऑफ दिस पॉइंट कि आपकी क्वालिफिकेशन 10+2+3 और 10+2+4 और 10+3+3 ये होना ज़रूरी है। अगर ये आपके क्वालिफिकेशन नहीं है, आपने फॉर एन एग्ज़ाम्पल एसएससी किया, उसके बाद डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी से डायरेक्ट बीकॉम कर लिया आपने, उस सूरत में आप लोग लॉ सेट के लिए एलिजिबल नहीं है। ये पॉइंट नोट कर लीजिए। अगर लेडीज़ में भी कोई ऐसे एप्लीकेंट है जो जिन्होंने डायरेक्ट डिग्री ऑब्टेन की है थ्रू बी आर अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी और एनी काइंड ऑफ ओपन यूनिवर्सिटी इन इंडिया, वेदर इट इज इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी और बी आर अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी, these candidates are not eligible for law set. अब नेक्स्ट, जैसे आप लोग डॉक्यूमेंटेशंस अपलोड कर देंगे, आपको डॉक्यूमेंटेशन अपलोडेड का एक मैसेज आएगा कि डॉक्यूमेंटेशन हैज़ बीन अपलोडेड एंड अंडर वेरिफिकेशन। ये वेरिफिकेशन प्रोसेस 1 वीक या 3 वीक से चलता है। इसका ऑनलाइन वेरिफिकेशन प्रोसेस रहेगा। ये आपके सारे डॉक्यूमेंट्स को वो लोग वेरीफाई करेंगे, चेकलिस्ट के हिसाब से सारे डॉक्यूमेंट्स है नहीं है, ये चेकलिस्ट भी आपको शेयर हो जाएगी। चेकलिस्ट के साथ सारे डॉक्यूमेंट्स है नहीं है, ये चेक करेंगे वो लोग। अगर कोई डॉक्यूमेंट्स इसमें मिसिंग होते हैं तो आपको आपके लॉगिन पे इन्फॉर्म कर दिया जाएगा कि दिस डॉक्यूमेंट इज मिसिंग, अपलोड दिस डॉक्यूमेंट। और ये सब डॉक्यूमेंटेशन होने के बाद एक फाइनल लिस्ट रेडी होगी, द कैंडिडेट्स हु आर एलिजिबल फॉर वेब ऑप्शंस। कैंडिडेट्स हु आर एलिजिबल फॉर वेब ऑप्शन, इसकी लिस्ट लॉ सेट के होम पेज पे आ जाएगी। कैंडिडेट्स हु आर एलिजिबल फॉर वेब ऑप्शन, दे आर एलिजिबल टू गेट अ सीट इन LLB 3 इयर्स और 5 इयर्स कोर्स डिपेंडिंग ऑन देयर रैंक। जो कैंडिडेट्स को ये आ गया वेब ऑप्शन, आपका 50% वर्क इज इन, मतलब आपका पेपर वर्क सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। किसी कैंडिडेट्स को अगर ये वेब ऑप्शन में आपके लिस्ट में आपका नाम नहीं आता है, इमीडिएटली कॉन्टैक्ट द हेल्पलाइन सेंटर। अगर ऑनलाइन होता है तो हेल्पलाइन सेंटर आपका
उस्मानिया यूनिवर्सिटी प्रोफेसर जी राम रेड्डी सेंटर फॉर डिस्टेंस एजुकेशन के बैक साइड में वेब काउंसलिंग का हेल्पलाइन सेंटर रहेगा। वहाँ पे आपको सारे ओरिजिनल्स के साथ वहाँ जाना है या कन्वीनर लॉ सेट को कांटेक्ट करना है। कन्वीनर लॉ सेट या वेब काउंसलिंग का हेल्पलाइन सेंटर, दोनों में से किसी एक को कांटेक्ट करना है। अपने सारे ओरिजिनल्स और एक सेट कॉपीज से उनको शो करना है। देन दे विल डिसाइड वेदर यू आर एलिजिबल और नॉट। अगर किसी कैंडिडेट को एलिजिबिलिटी नहीं आती है तो उसको चेक करना पड़ेगा कि व्हाट इज द रीज़न फॉर एलिजिबिलिटी। प्राइमरी रीज़न फॉर एलिजिबिलिटी इज कैंडिडेट हैज़ नॉट डन एसएससी फ्रॉम तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। कुछ केसेस में आंध्र प्रदेश अभी कंसिडर हो रहा है, 24 तक कंसिडर होगा। अगर कोई कैंडिडेट है जिसने दिल्ली से एसएससी किया है, राजस्थान से एसएससी किया है, महाराष्ट्र से एसएससी किया है और उसका कंप्लीट स्कूलिंग, इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन सब कुछ अपार्ट फ्रॉम आंध्र तेलंगाना है, these candidates are not eligible to attend the counseling. They need to obtain a seat through management seat, that is B category. A कैटेगरी के लिए आपको आपकी सारी कंप्लीट एजुकेशन शुड बी फ्रॉम तेलंगाना। अंडर सम कंडीशंस, फॉर एन एग्जांपल, आप एसएससी या तेलंगाना या आंध्रा से किया है, आपने इंटरमीडिएट 12th कर्नाटक से किया है, देन डिग्री आपने एपी से किया है, these candidates will be eligible with a condition that they are under unreserved 15%। एनएल कहा जाएगा उनको, नॉन लोकल कैंडिडेट्स के लिए सीट ऑब्टेन करना इट्स वेरी वेरी टफ। मेक इट श्योर कि अगर कोई कैंडिडेट है जिनका एजुकेशन अगर तेलंगाना के बाहर का है, तो अगर वो ओपन स्ट्रीम में एजुकेशन है तो आप लोग एमआरओ से रेसिडेंस सर्टिफिकेट ले लीजिए। जरा क्लीन कर दीजिए। नेक्स्ट जो अभी हम केस डिस्कस कर रहे थे कि एग्जाम्पल एसएससी दिल्ली, इंटर महाराष्ट्र और डिग्री फॉर एग्जांपल यूपी। अगर कोई कैंडिडेट्स ऐसे हैं तो इस सूरत में इनको अपने पेरेंट्स का रेसिडेंस सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ेगा। पेरेंट्स का कम से कम 10 इयर्स दे आर रेसिडेंट ऑफ तेलंगाना, मतलब 2011 से 2021 तक आपको रेसिडेंस सर्टिफिकेट एमआरओ से ऑब्टेन करना पड़ेगा। Under that condition only these candidates will be eligible for law set counseling. Okay? ये पॉइंट नोट कर लीजिए। अगर किसी का क्वालिफिकेशन तेलंगाना के बाहर है, चाहे वो एसएससी हो, इंटरमीडिएट हो या ग्रेजुएशन, अगर तेलंगाना के बाहर से किया है, और मोस्ट ऑफ द एनआरआई कैंडिडेट्स, अगर कोई एनआरआई कैंडिडेट है, सारी स्कूलिंग वहीं पे हुई, इंटरमीडिएट वहीं हुआ, ग्रेजुएशन सब कुछ वहीं पे हुआ, अंडर दैट कंडीशन इनको अपना पेरेंट्स का रेसिडेंस सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ेगा। आइदर ऑफ द पेरेंट्स, बोथ पेरेंट्स का जरूरी नहीं है, आइदर ऑफ द पेरेंट्स। समझिए मदर यहाँ पे है तो मदर का रेसिडेंस सर्टिफिकेट अपलोड कर दीजिए। ये रहेगा आपको लोकल और नॉन लोकल प्रूफ करने के लिए। और अगर कोई कैंडिडेट्स यहाँ पर स्पोर्ट्स कैटेगरी से है या एनसीसी में है, अगर स्पोर्ट्स, एनसीसी या पीएच, ये 3 अलग कैटेगरीज है, इनके लिए 1% रिजर्वेशन है। स्पोर्ट्स कैटेगरी के है तो आपको स्पोर्ट्स का सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ेगा, लेटेस्ट स्पोर्ट्स का सर्टिफिकेट। एनसीसी के लिए भी सेम रहेगा, एनसीसी का लेटेस्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना रहेगा, आपको 1% रिजर्वेशन मिल जाएगा। दिस इज पीएच। अगर कोई कैंडिडेट फिजिकली हैंडीकैप है, परसेंटेज ऑफ डिसेबिलिटी के ऊपर उनको एक एमआरओ से सर्टिफिकेट मिलती है, फिजिकली हैंडीकैप सर्टिफिकेट। फिजिकली हैंडीकैप सर्टिफिकेट के बेसिस पे उनको 1% रिजर्वेशन मिल जाएगा। ऐसे कैंडिडेट को मोस्टली यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ लॉ में भी सीट मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। हो गया, इसको ज़रा क्लिक कर।
नेक्स्ट, आप जब सक्सेसफुली फर्स्ट फेज आपका हो जाएगा कि यू आर एलिजिबल फॉर काउंसलिंग एंड वेब ऑप्शंस. Now, under web options, how to select the college? Very important criteria. पहले हम 3/DC डिस्कस करेंगे, उसके बाद 5/DC डिस्कस करेंगे. As on the list of 2020-21 बैच, मतलब लास्ट ईयर की जो लिस्ट है उस बैच के हिसाब से there are 23 law colleges in Telangana with total 4,000 seats. ये रफ है, इसको एग्जैक्ट मत लीजिए, ये रफ फिगर है. 4,000 सीट्स. 4,000 सीट्स अगेन डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरी, A and B. 80% seats are under A category, 20% seats are under B category. A कैटेगरी के सीट्स कन्वेनर के थ्रू, काउंसलिंग के थ्रू आएंगे. अगर इसको हम एज इफ नाउ ये लेके चलते हैं कि 4,000, देन दिस विल बी 3,200 एंड 20% इज 800. 800 सीट्स आर विद बी कैटेगरी. दीज सीट्स आर कॉल्ड मैनेजमेंट कोटा सीट्स. इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उतना टफ नहीं है. कोई भी कैंडिडेट 10+2+3 कंप्लीट किया हुआ है विद 45% उसके मार्क्स है, वो डायरेक्ट कॉलेज जा सकता है और सीट ऑब्टेन कर सकता है. एडमिशन प्रोसेस, इसके लिए यू नीड टू कॉन्टैक्ट द रेस्पेक्टिव कॉलेज. कैटेगरी ए, इसी के लिए आपको काउंसलिंग अटेंड करना है. ओके, नाउ काउंसलिंग में सक्सेसफुल आप लोग, जैसा आपके लिस्ट में नाम आ गया कि यू आर सक्सेसफुली अपलोडेड ऑल द डॉक्यूमेंट्स एंड नाउ यू कैन प्रोसीड फॉर वेब ऑप्शंस. वेब ऑप्शंस अपलोड करने के लिए आपको 1 वीक का टाइम मिलेगा. यहाँ पे बहुत सारे एप्लीकेंट मिस्टेक करते हैं. फॉर एग्जाम्पल से किसी का रैंक है 4125, ये एक्स पर्सन का रैंक है 4125, वाई पर्सन का रैंक है 5675, जेड का रैंक है 6790. ये 3 कैटेगरीज में लेकर आए हैं, एक्स वाई जी. एक्स का रैंक है 4125, वाई का रैंक है 5675 एंड जेड का रैंक है 6790. यहाँ पे ऐसी मिस्टेक हो जाती है कैंडिडेट से कि जेड को तो सीट मिल जाती है और एक्स और वाई को सीट नहीं मिलती. ये आपके अपने मिस्टेक्स की वजह से होता है. जेड जिसका रैंक दोनों से कम है उसको सीट मिल जाती. कैसे? टेक्निकली स्पीकिंग हमारे पास 3,200 सीट्स है. 50% सीट्स अंडर रिजर्व, ST, SC, BC. ये 50% हमारे रिजर्व सीट्स हैं. ओपन कैटेगरी OC अगेन 50%. इंटरनल रिजर्वेशन, वुमेन कोटा, ये सब इसी के अंदर होता है. हॉरिजॉन्टल एंड वेरिफिकेशन, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल रिजर्वेशन कहते हैं उसको. 50% में माइनॉरिटी कैंडिडेट जो BCE कैटेगरी में है इनके लिए 4% है, और जो कैंडिडेट्स OC कैटेगरी के लिए उनके लिए रेस्ट 50% में. नाउ अब आपको बहुत स्मार्टली कॉलेजेस सेलेक्ट करने हैं. हाँ, मेरे को दे दो आप.
आउट ऑफ द 24 कॉलेजेस, इसमें यूनिवर्सिटी कॉलेज रहेगा, प्राइवेट कॉलेज रहेगा। यूनिवर्सिटी कॉलेज में उस्मानिया यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ लॉ, जिसमें सिर्फ 60 सीट्स अवेलेबल है। यहाँ पे कोई मैनेजमेंट कोटा नहीं रहता। यूनिवर्सिटी के किसी भी कॉलेज में कोई मैनेजमेंट कोटा नहीं रहता। ओपन स्विंग, सारे के सारे 60 सीट डायरेक्टली गोज टू द काउंसलिंग। नेक्स्ट इज तेलंगाना यूनिवर्सिटी। ये ओयू है, तेलंगाना यूनिवर्सिटी है। तेलंगाना यूनिवर्सिटी हैज़ 50 सीट्स। नेक्स्ट काकतिया यूनिवर्सिटी, 80 सीट्स। ये 3 कॉलेजेस में, ये यूनिवर्सिटी कॉलेजेस हैं ये, ओके। इसका रफली टोटल होगा आपको 190 सीट्स इन ओपन पूल। रफली हम 200 ले लेते हैं। अब बचे कितने हमारे पास? 3000 सीट्स। 3000 सीट्स आर ऑल अंडर प्राइवेट कॉलेजेस। प्राइवेट कॉलेजेस में मैक्सिमम कॉलेजेस आर एफिलेटेड टू उस्मानिया यूनिवर्सिटी, लीविंग ओनली 3 कॉलेजेस। सॉरी, 24 में से हमारे 3 तो ये निकल गए, 21 हो गया। 21 में अब प्राइवेट कॉलेजेस में 2 कॉलेजेस ऐसे हैं जो काकतिया यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड है। एक कॉलेज वारंगल में है और एक कॉलेज खम्मम में है, और 2 कॉलेजेस करीमनगर में हैं। जो सातावाहना यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड है। इसके अलावा 17 कॉलेजेस उस्मानिया यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड है। अब आपका प्राइमरी टारगेट है ये 17 कॉलेजेस में आपको सीट मिलना। उस्मानिया यूनिवर्सिटी के लिए हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट कंप्लीट, रंगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट, ये मेदक, ये 3 डिस्ट्रिक्ट्स में उस्मानिया यूनिवर्सिटी के एफिलेटेड कॉलेजेस है। मेदक डिस्ट्रिक्ट इज मेदक ओल्ड, जिसमें अब सिद्दीपेट भी आ गया। ये 3 डिस्ट्रिक्ट्स के पूरे कॉलेजेस उस्मानिया यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड है। इसी में आपको प्राइमरी अपने वेब ऑप्शंस अपलोड करने हैं। इसके अंदर माइनॉरिटी कॉलेज सिर्फ एक ही है, सुल्तानुल कॉलेज ऑफ लॉ। एक ही है माइनॉरिटी कॉलेज। तो मुस्लिम माइनॉरिटी जितने कैंडिडेट्स हैं, अगर अपना माइनॉरिटी स्टेटस प्रूफ कर रहे हैं, मैंने स्टार्टिंग में माइनॉरिटी स्टेटस प्रूफ करने के लिए आपको क्या डॉक्यूमेंटेशंस की रिक्वायरमेंट है मैंने क्लियरली बताया था। 10 माइनॉरिटी स्टेटस अगर जिसके पास आता है तो वो लोग डायरेक्टली ये कॉलेज के लिए एलिजिबल है। ये आपको फायदा होगा माइनॉरिटी स्टेटस मिलने में। ये कॉलेज में 180 सीट्स है ओवरऑल। आउट ऑफ दिस 180 सीट्स 20% सीट्स मैनेजमेंट कोटे के हैं, 36 सीट्स रिमेनिंग काउंसलिंग के सीट्स हैं। These seats are counseling से। ये सारे सीट्स एक्सक्लूसिवली रिजर्व फॉर माइनॉरिटी कैंडिडेट्स एंड ओनली मुस्लिम माइनॉरिटी। माइनॉरिटी में दूसरे माइनॉरिटीज नहीं, बिकॉज दिस कॉलेज इज ओनली मुस्लिम माइनॉरिटी कॉलेज इन उस्मानिया यूनिवर्सिटी, लिमिट्स फॉर कॉलेजेस ऑफ लॉ। 144 सीट्स में आपके चांसेस रहेंगे। लास्ट ईयर का आपको मैं कट ऑफ बताता हूँ इन कॉलेज का, मेल कैंडिडेट्स एंड फीमेल कैंडिडेट्स। रफली मेल कैंडिडेट्स
who obtained rank about 4,000 could easily get a seat in first and second phase of counseling. Female candidates with rank of 8,000 also got the seat. और अगर किसी का रैंक 4,000 के अंदर है तो उनके चांसेस ब्राइट है ये माइनॉरिटी कॉलेज में आपको सीट मिलने के. ओके, अब यहीं पे एप्लीकेंट से गलती होती है. गलती यहीं पे होती है. फॉर एग्जाम्पल, आपका रैंक 3950 है. लास्ट ईयर के स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से 4,000 को सीट आ गई. इन्होंने वेब ऑप्शन सिर्फ SUCL. लास्ट ईयर के स्टैटिस्टिक्स से मेरे पास 4,000 को सीट आई. मेरा तो 3,950 रैंक है, उस हिसाब से मेरे को सीट आना. देयर इज नो गारंटी. 144 सीट्स है. 144 सीट्स में रैंक के हायरार्की के हिसाब से आपको आ जाएगा. आपसे कम रैंक वाले अगर ज़्यादा आ गए तो आपकी सीट मिलने के चांसेस नहीं है. यहाँ पे अगर इन्होंने वेब ऑप्शंस में सिर्फ SUCL एक ही वेब ऑप्शन रखा, सिर्फ SUCL, सीट गई. चांस ही नहीं है सीट मिलने का, क्योंकि इनसे पहले रैंक वालों को सीट मिल गई. क्योंकि इन्होंने कोई और ऑप्शंस नहीं डाले तो इनके चांसेस नैरो डाउन हो जाते हैं बहुत. अब इनको वाइडर ऑप्शंस के लिए इन प्रेफरेंस उस्मानिया यूनिवर्सिटी के 17 प्राइवेट कॉलेजेस है. इन सारों के डिटेल्स आपको अपलोड करना पड़ेगा. ऑल 17 प्राइवेट कॉलेजेस आप की लिस्ट यहां से ऑफिस से कलेक्ट कर सकते हैं. प्राइवेट कॉलेजेस जो है, आउट ऑफ द 17 कॉलेजेस 15 colleges are under city limits. चॉइसेस है कि मुझे सीट चाहिए घर के बाजू की कॉलेज में. बोले आपका रैंक अगर 1000 के अंदर है तो पक्का आपको घर के बाजू की कॉलेज में मिल जाती है सीट. नहीं, मेरे को ये कॉलेज में एक्सक्लूसिव आई हैव डिसाइडेड आई नीड टू गेट अ सीट इन दिस पर्टिकुलर कॉलेज. देन अगर आपका रैंक 1000 के अंदर है देन देयर इज एन एश्योरेंस कि आपको सीट मिल सकती है. और एल्स यू शुड वाइडर योर ऑप्शंस. वाइडर योर ऑप्शंस इज you need to consider all the 17 colleges, not only these 15, but there are 2 colleges which are outside the city limits. दो में से एक कॉलेज आपको रंगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट में है और एक कॉलेज ओल्ड मेदक डिस्ट्रिक्ट में है. ये भी उस्मानिया यूनिवर्सिटी का एफिलिएट कॉलेज है. आप ये 17 के 17 कॉलेजेस अपने वेब ऑप्शंस में अपलोड करिए सीक्वेंस में एज पर योर चॉइस, लेकिन अपलोड ऑल द 17. देयर इज नो लिमिट कि मैं सिर्फ 4 कॉलेज दूंगा, 3 कॉलेज दूंगा. अपने आप को आप अगर 3 या 4 कॉलेजेस डाल रहे हैं तो अपना चांसेस आप कम कर रहे हैं. देयर इज नो अपर कैप. आप पूरे 24 कॉलेजेस भी अपलोड कर सकते हैं, लिविंग 1 कॉलेज अगर मेल कैंडिडेट्स है, क्योंकि वो एक्सक्लूसिव फीमेल कॉलेज है, वुमेन्स के लिए कॉलेज है वो. तो आप 23 कॉलेजेस फॉर ऑल बॉयज एंड 1 कॉलेज एक्सक्लूसिव फॉर वुमेन, सारे कॉलेजेस में अपलोड करिए. आपको ब्राइटर चांसेस है सीट मिलने के. और जैसा मैं बताया था कि एक कैंडिडेट है जिसका रैंक है 6790, इनको सीट मिल गई थी और जो है 4025 वालों को सीट नहीं मिली थी. उनकी गलती यही थी कि उन्होंने 1 या 2 कॉलेज सेलेक्ट किए. यहीं पे उनका प्रॉब्लम आ गया. आप 17 पूरे करिए या नहीं तो पूरे 24 करिए. अगर आप कन्वीनियंट है आउटसाइड उस्मानिया यूनिवर्सिटी या कतिया यूनिवर्सिटी से या सतावाना यूनिवर्सिटी से भी आप कन्वीनियंट है पढ़ने के लिए, तो आप बाकी के कॉलेजेस भी अपलोड करिए. और इस हिसाब से मैं लास्ट ईयर के स्टैटिस्टिक्स बताता हूँ. कैंडिडेट माइनॉरिटी कैंडिडेट है,
क्योंकि काकतीय यूनिवर्सिटी में एक कॉलेज माइनॉरिटी कॉलेज है, खम्मम डिस्ट्रिक्ट में आता है कॉलेज में, उसका रैंक था 8,500 प्लस। देवर नो होप्स ऑफ गेटिंग द सीट। इस कैंडिडेट को काकतीय यूनिवर्सिटी के कॉलेज में सीट मिल गई, मनेर कॉलेज ऑफ लॉ खम्मम। सिर्फ उन्होंने अपने ऑप्शंस वाइडर रखे थे। आप अपने ऑप्शंस जितने वाइडर रखेंगे उतने चांसेस आपको ब्राइटर होते जाएंगे। कोई आपको जो है रिस्ट्रिक्शंस नहीं है कि आप अपने ऑप्शंस लिमिट करिए। मेक श्योर आप अपने ऑप्शंस वाइडर रखिए, आप अपने ऑप्शंस ओपन रखिए। यस आई एम कन्वीनियंट, मेरे को अगर सुल्तानुल कॉलेज ऑफ लॉ में नहीं मिलता है तो पेंडागंटी कॉलेज ऑफ लॉ है, PRR कॉलेज ऑफ लॉ है, महात्मा गांधी कॉलेज ऑफ लॉ है, पडाला राम रेड्डी कॉलेज ऑफ लॉ है, KV रंगा रेड्डी कॉलेज ऑफ लॉ है, विनायका कॉलेज है, ऐसे 17 कॉलेजेस है, लिस्ट गोज ऑन टिल 17। इन सब में से कोई भी एक कॉलेज में आपको सीट मिलने के चांसेस हो जाएंगे। और ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा कि वेब ऑप्शंस कैसे अपलोड करना है। और जो कैंडिडेट्स आज यहाँ अवेलेबल है उन कैंडिडेट्स के लिए आपको गाइडेंस मिलेगा वेब ऑप्शंस अपलोड करने के लिए। यू कैन कम डाउन टू दिस प्लेस। जो कैंडिडेट्स यहाँ अवेलेबल है सिर्फ उन्हीं कैंडिडेट्स के लिए रहेगा कि आप लोग यहाँ पे वेब ऑप्शंस के टाइम पे आ सकते हैं। यहाँ पे सारी टीम अवेलेबल रहेगी जो आपको हेल्प आउट करेगी कि कैसे आपको कॉलेज सेलेक्ट करना है और अपने चांसेस बढ़ाना है सीट मिलने के। ये 17 कॉलेजेस में। नेक्स्ट, वंस यू फ्रीज योर वेब ऑप्शंस, इसके 5 days to 7 days के बाद आपको लिस्ट रिलीज होगी, विच कैंडिडेट हैज बीन अलॉटेड सीट टू विच कॉलेज। इसको कहते हैं अलॉटमेंट लेटर। नाउ व्हाट यू नीड टू डू आफ्टर गेटिंग दिस अलॉटमेंट लेटर। आफ्टर गेटिंग दिस अलॉटमेंट लेटर आपको विलिंगनेस पूछा जाएगा, डू यू वांट टू ज्वाइन दिस कॉलेज और यू वांट टू गो फॉर ए बेटर ऑप्शन। यहां पे मेरा सिंसियर सजेशन इज वॉट एवर कॉलेज हैज बीन अलॉटेड एक्सेप्ट द अलॉटमेंट लेटर एज यस। वहां पे यस एंड नो पूछा जाएगा ऑप्शन। एक्सेप्ट द अलॉटमेंट लेटर एज यस। यस आप करने से आपको फायदा क्या होगा कि यू विल ग्रैब दैट सीट एंड यू कैन गो फॉर बेटरमेंट इन सेकेंड फेज। अगर आप यहां पे आपको कॉलेज पसंद नहीं है फॉर एनी रीजन, कॉलेजेस सारे अच्छे हैं, इसमें कॉलेज का फॉल्ट नहीं है, आपका फॉल्ट है कि आपको कॉलेज पसंद नहीं आया, आपने नो किया, यू विल लूज दिस अलॉटमेंट लेटर एंड अगेन यू नीड टू स्टार्ट फ्रॉम द स्क्रैच इन द फेज 2 ऑफ काउंसलिंग। फिर सारे वेब ऑप्शंस में सारे कॉलेज के फिर अपलोड करना है। चांसेस बिकम वेरी लेस इन सेकेंड ऑप्शन, क्योंकि फर्स्ट ऑप्शन में समझिए 60% स्टूडेंट्स हैज गिवन एज यस। 3200 है, 3200 में 60%, roughly 2000. Okay, 2000 students have already got the seat. अब हमारे पास बचा कितना? अब आपका चांसेस और कम हो जाते हैं 1200। ये आप अपने जहन में रखिए कि आपको जो भी कॉलेजेस मिलता है यू कैन गो फॉर एन अपग्रेड। आपको सेकेंड फेज में ऑप्शन मिल जाएगा हाउ टू अपग्रेड योरसेल्फ। आप यहाँ पे एक्सेप्ट करिए। ये यस एक्सेप्ट करने के बाद आपको आएगा who have crossed their age of 34 years या whose parental income is about 2 lakhs, आपने इनकम सर्टिफिकेट अपने अपलोड नहीं किया या आपका पेरेंटल इनकम अबाउट 2 लाख रुपीज़ है अर्बन कैटेगरी में, आपको कॉलेज की फीस पे करना पड़ेगा इमीडिएटली विद इन 5 days, फुल फीस। और फीस स्टार्ट्स फ्रॉम 21,000 onwards in minority in all the private colleges which are affiliated to Osmania University. 21,000 से स्टार्ट होती है and goes on to 33,000.
ये आपको फीस इमीडिएटली ऑनलाइन पेमेंट करना रहेगा। 1 साल की फर्स्ट ईयर की फीस। यू गॉट योर अलॉटमेंट लेटर, आपने यस ऑप्शन दिया, यहाँ पे पेमेंट ऑप्शन आएगा। कंप्लीट फुल फीस 21K, 25K, 29K, 33K डिपेंडिंग ऑन द कॉलेज। हर कॉलेज के अलग अलग फीस स्ट्रक्चर है। सबसे लोएस्ट फीस है पी माधवराव कॉलेज, एलबी नगर में है, इनकी फ़ीस है 21,000 रुपीज़। उसके बाद 22,000 के वी रंगारेड्डी की है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर कॉलेज की 25,000 है, अरोरा लीगल साइंस कॉलेज की 29,000 है, सुल्तान कॉलेज ऑफ लॉ की 30,000 है। ये आपको इमीडिएटली ऑनलाइन पेमेंट करना पड़ेगा फीस का। ये फीस पेमेंट करने के बाद आपको कंफर्मेशन ऑफ एडमिशन लेटर आ जाएगा। कंफर्मेशन लेटर आ जाएगा। ये कंफर्मेशन लेटर आप कॉलेज लेकर जाएंगे, वहां पे जाके अपने ओरिजिनल शो करेंगे। कंफर्मेशन लेटर के साथ आप कॉलेज विजिट करेंगे और अपने सारे ओरिजिनल शो करेंगे। सारे ओरिजिनल शो करने के बाद आपको अपनी ओरिजिनल टीसी कॉलेज में डिपॉजिट कर देना है। ओरिजिनल टीसी आपको कॉलेज में डिपॉजिट कर देना है। बाकी डॉक्यूमेंट्स यूजुअली तो देयर इज नो सच रूल के डिपॉजिट ऑल द अदर ओरिजिनल्स, बट दैट डिफर्स फ्रॉम कॉलेज टू कॉलेज। ओरिजिनल टीसी मैंडेटरी आपको कॉलेज में डिपॉजिट कर देना। ओके, ओरिजिनल टीसी ऑफ योर क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, दैट इज ग्रेजुएशन फॉर 3YDC एंड इंटरमीडिएट फॉर 5YDC, ये आपको सबमिट कर देना है। योर एडमिशन प्रोसेस हैज बीन कंप्लीटेड। नाउ आपको फॉर एग्जाम्पल ABC कॉलेज में सीट आती है, ड्यू टू सम रीजंस यू डोंट वांट टू टेक दैट कॉलेज, घर से दूर है या कुछ भी एक रीजन हो सकता है, यू वांट टू गो फॉर XYZ। फेज 2 में आप एलिजिबल है XYZ कॉलेज के लिए। अब आपका फर्स्ट प्रेफरेंस XYZ दीजिए उसमें। ABC की तो सीट आ गई, आपको पक्का सीट हो गई आपकी ABC में। अब अगर XYZ चाहिए आपको फेज 2 में, जिसको सीट ऑब्टेन हो गई, मेक ए नोट ऑफ दिस वन, जिसको फेज 1 में सीट ऑब्टेन हो गई, फेज 2 के बॉटलनेक कर दीजिए ऑप्शंस। क्योंकि अगर आपने फेज 2 में भी वही 17 डाल दिया, यहां पे अगर आपने गलती कर दी कि फेज 2 में वापस 17 कॉलेजेस डाल दिए, तो देयर इज अ चांस दैट आपका डिजायर्ड कॉलेज की आपको सीट नहीं मिले और XYZ जाके आप कोई भी जो है कोई भी PQR कॉलेज मिल जाता आपको। क्यों? अब अपने ऑप्शंस पे रखा था उसका नाम, PQR भी आपने ऑप्शंस में रखा था, ABC भी आपने ऑप्शंस में रखा, XYZ भी आपने ऑप्शंस में रखा था। फर्स्ट फेज में अगर किसी को सीट अलॉट होती है, वैसे कैंडिडेट्स वांट टू चेंज द कॉलेज टू एनी अदर बेटर कॉलेज ऑफ देयर चॉइस, देन नैरो डाउन योर वेब ऑप्शंस। ओनली लिमिटेड कॉलेजेस, जो आप लिमिटेड कॉलेजेस लेना चाह रहे हैं, 1 हो 2 हो 3 हो, मेरे माइंड में ये 3 कॉलेजेस है, मेरे को फेज 2 में अगर ये 3 कॉलेजेस में सीट मिल जाती है, वेल एंड गुड, और एल्स व्हाटएवर सीट आई हैव ग्रैब्ड इट, फाइन। ओके, नेक्स्ट, अगर किसी को फेज 1 में सीट नहीं आती है तो डिसहार्टन होने की जरूरत नहीं है। फेज 1 में कभी भी पूरे सीट्स अलॉट नहीं होते। जैसा मैंने अभी एग्जांपल बताया था कि 60% to 70% सीट्स ही अलॉट होते हैं फेज 1 में। दे रिजर्व द सीट्स फॉर फेज 2। द रीजन इज many time candidate miss the phase 1, they couldn't upload the documents of phase 1, they have improperly uploaded the document of phase 1. As such, these candidates will be allowed to attend phase 2, and this phase 2 will be for the fresh applicants as well as the applicants who have already obtained the seat in any college or who have not uploaded or who not able to get the seat in the first phase. ये तीनों केसेस के लिए फेज 2 है, और ऑल द 3 केसेस, किसी ने फेज 1 बिल्कुल अटेंड ही नहीं किया, ना डॉक्यूमेंटेशन अपलोड किया,
और कोई फेज़ 1 अटेंड किए, डॉक्यूमेंटेशन अपलोड किए, सीट नहीं मिली, या सीट मिलने के बाद दे वांट टू चेंज द कॉलेज, तीनों केसेस के लिए फेज़ 2 एलिजिबल है। फेज़ 2 में आप सेम प्रोसीजर, अगर आपने डॉक्यूमेंटेशन फेज़ 1 में अपलोड नहीं किया तो फेज़ 2 में जाके अपलोड करिए। फेज़ 2 की फिर वैसी सक्सेसफुल लिस्ट आएगी, एक सक्सेसफुल लिस्ट आने के बाद आपको फेज़ 2 के वेब ऑप्शंस आएंगे। फेज़ 2 वेब ऑप्शंस के बाद आपको फेज़ 1 में अगर सीट नहीं मिली तो देन अगेन गो फॉर ऑल 24 कॉलेजेस, गेटिंग अ सीट टू गेट अ सीट। अगर यहाँ पे भी नहीं आता है तो देन देयर इज अ डिफरेंट मेथड टू गेट द सीट। और whoever want to change the college, give limited options, 2, 3 और मैक्सिमम 4, क्योंकि आप जितना ज़्यादा ऑप्शन दे देंगे आप उतने ज़्यादा प्रॉब्लम में आ जाएंगे, क्योंकि फिर आपका डिजायर्ड कॉलेज नहीं है, कोई और कॉलेज में मिल जाता आपको। तो ये प्रोसीजर है काउंसलिंग का। और अगर कोई कैंडिडेट्स अपना इनकम सर्टिफिकेट at the time of सबमिशन ऑफ द डॉक्यूमेंट्स, जब आप ऑनलाइन अपलोड करते हैं वहाँ नहीं कर पाए तो आपको अलॉटमेंट के बाद भी 2 दिन का टाइम दिया जाएगा। अलॉटमेंट ऑफ द सीट के बाद भी आपको 2 दिन का टाइम दिया जाएगा, आइदर पे द फीस और सबमिट द इनकम सर्टिफिकेट। अगर आप इनकम सर्टिफिकेट सबमिट करते हैं तो आपको यहाँ पे 0 फीस का अलॉटमेंट लेटर आएगा, 0 फीस। किसी रीज़न अगर किसी को 0 फीस नहीं आता है तो पे द फीस का ऑप्शन आता है। ये अगर आपको आता है तो यू पे द फीस, यू विल गेट बैक दिस फीस वंस द फीस हैज बीन रिम्बर्स्ड बाय द गवर्नमेंट टू द कॉलेज। ऑल फीमेल कैंडिडेट्स 3YDC, we have an exclusive female college in Hyderabad, AMS, Andhra Mahila Sabha, convener quota 48 seats, exclusive for female। और फीमेल कैंडिडेट्स अगर कोई हैं तो एक्सक्लूसिव वुमेन कॉलेज में पढ़ना चाह रहे हैं, एक्सक्लूसिव फीमेल कॉलेज में पढ़ना चाह रहे हैं, then they can opt as a first option AMS College of Law। जी हाँ, जी हाँ, दुर्गा भाई देशमुख कॉलोनी, विद्यानगर। ओके, इसके बाद एज पर द कन्वीनियंस दे कैन अपलोड ऑल द अदर कॉलेजेस, ऑल द अदर 17 कॉलेजेस। Chances for female candidates getting a seat is more wider than chances of getting a seat for a male candidate। फीमेल को क्योंकि इंटरनल रिजर्वेशन होता है, तो अ फीमेल कैंडिडेट with rank of 8,000 also can easily get a seat in any of the Hyderabad colleges। Okay, sorry, what is the fee structure? Andhra Mahila Sabha, आंध्रा महिला सभा AMS कॉलेज की फीस आपको 25,000 पर ईयर। दिस इज फीस विच इज डिसाइडेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना, एंड अपार्ट फ्रॉम दिस फीस द कॉलेज चार्ज सम एडिशनल फीसेस। it may varies from 2,500 to 4,000 rupees, or some of the private colleges do charge up to 7,000 also। नाउ फर्स्ट फेज भी हो गया, सेकेंड फेज भी हो गया। यू आर नॉट एबल टू गेट द सीट, नाउ स्टिल यू हैव अ चांस टू गेट द सीट ओनली फॉर द लॉ सेट क्वालिफाइड कैंडिडेट्स कन्वेनर कोटा में। इफ यू हैव क्वालिफाइड लॉ सेट स्टिल यू हैव अ चांस टू गेट द सीट। दिस इज कॉल्ड स्पॉट एडमिशन। इसमें अगर कोई कॉलेज की सीट्स अपलोड नहीं होते हैं
कोई कॉलेजेस के सीट्स फिल नहीं होते हैं, जैसा मैं बताया गलती कर देते हैं, फर्स्ट फेज़ में एक या दो कॉलेजेस डालते हैं, गलती करते हैं, या फर्स्ट फेज़ में सीट नहीं है, सेकंड फेज़ में एक या दो कॉलेजेस, वहाँ कॉलेज में सीट अवेलेबल है, आपने वेब ऑप्शन अपलोड नहीं किया, आपका उनका दोनों का कोलैबोरेशन ही नहीं हुआ। PQR में सीट्स अवेलेबल है, लेकिन आपको PQR कॉलेज पसंद नहीं था, आपने वेब ऑप्शन में डाला ही नहीं। PQR में सीट्स अवेलेबल है, कोई लेने वाला नहीं है, ऐसे मिस्टेक्स होते हैं। तो ये सारे सीट्स आपको स्पॉट में जाते हैं। एक मोटा मोटा स्पॉट में यूजुअली 10% सीट्स आते हैं, रफली 300 to 400 सीट। एक रफ एग्जांपल है, रफ कैलकुलेशन है ये, 300 सीट्स तक आते हैं स्पॉट कैटेगरी। स्पॉट कैटेगरी में व्हाट यू नीड टू डू इज वेट फॉर द स्पॉट नोटिफिकेशन। स्पॉट नोटिफिकेशन आपके लॉसेट की वेबसाइट पे आएगा। स्पॉट नोटिफिकेशन आने के बाद आपको डेट रिलीज होगी स्पॉट की। हर कॉलेज की अलग अलग डेट होती है और स्पॉट एडमिशन रिस्पेक्टिव कॉलेज में होता है, अंडर द गाइडेंस ऑफ कन्वेनर विद द सेम कन्वेनर फीस। नो एडिशनल फीस इज टू बी पेड अंडर स्पॉट कैटेगरी। जो आपकी फीस है, रफली समझिए आपकी फीस अगर 30,000 है, यू नीड टू पे 30 के स्पॉट कैटेगरी। स्पॉट कैटेगरी में डेट होती है, पर्टिकुलर कॉलेज के लिए पर्टिकुलर डेट होती है। यू नीड टू चेक द डेट एंड द नोटिफिकेशन एंड अटेंड ऑन द पर्टिकुलर डेट। कितने सीट स्पॉट कैटेगरी में जा रहे हैं ये भी आपको कन्वेनर की वेबसाइट पे अपलोड हो जाता है कि दीज सीट्स ऑफ दिस कॉलेजेस, ए कॉलेज के 10 सीट्स है, बी कॉलेज के 5 सीट्स है, सी कॉलेज के 12 सीट्स है, डी कॉलेज के 0 सीट है। ये आप पहले से लिस्ट चेक कर लीजिए। लिस्ट चेक कर कर आपके ऑप्शंस नैरो डाउन कर लीजिए कि आपको एग्जाम्पल ABC में से आपको दिख रहा है कि जो है राइटर चांसेस इन सी में क्योंकि 12 सीट्स अवेलेबल है। हियर यू कैन अटेंड द स्पॉट। स्पॉट के रूल्स भी वही है, सेम एज काउंसलिंग। आपको सारे डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन की जगह फिजिकल ले जाना है। SSC, इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन, ऑल द बोनाफाइड्स। बट हियर वन थिंग इज दैट you are not eligible for fees reimbursement. स्पॉट कैटेगरी में कोई भी एप्लीकेंट अगर स्पॉट कैटेगरी में एडमिशन लेता है तो दे आर नॉट एलिजिबल फॉर फीस रिइंबर्समेंट इररेस्पेक्ट टू इनकम सर्टिफिकेट। यहां पे आपको मैंडेटरी फीस पे करना ही करना है। तो दिस इज हाउ यू गेट अ सीट इन LLB 3YDC। स्पॉट कैटेगरी फर्स्ट कम फर्स्ट प्रेफरेंस, बट यू शुड बी क्वालिफाइड। सब ये एग्जाम्पल स्पॉट आया है 30 नवंबर को। स्पॉट में ए कॉलेज में 12 सीट्स अवेलेबल है, 12 कैंडिडेट्स आए सिर्फ, एवरीबडी विल गेट द सीट। समझिए 15 कैंडिडेट्स आ गए, सीट्स 12 है। नाउ द रैंक मैटर्स एंड द रिजर्वेशन मैटर्स। दे नीड टू फॉलो ऑल ऑफ द काउंसलिंग। ST, SC, BC रिजर्वेशन, कौन से कैटेगरी की सीट खाली है वो। फॉर एग्जांपल देखिए कॉलेजेस में सीट होती है, ST की सीट खाली है नॉन माइनॉरिटी कॉलेज में, तो पहले ST कैंडिडेट को देना है सीट। अगर काउंसलिंग में ST कैंडिडेट नहीं आता देन दे कैन चेंज इट टू अदर कैटेगरी। यही रूल रहेगा स्पॉट के लिए। स्पॉट में अगर एप्लीकेंट कैंडिडेट्स सीट से ज़्यादा आते हैं तो देन रैंक मैटर्स। कितने कैंडिडेट्स आ गए, क्वालिफाइड है, सबको मिल जाएगी सीट। ये सब प्रोसेस 2 महीने तक चलता है। फ्रॉम द नोटिफिकेशन ऑफ फर्स्ट फेज टू स्पॉट। जितने कैंडिडेट्स यहां पे एलिजिबल है, यहां पे अभी अवेलेबल है, सबको गाइडेंस मिलेंगे। आपके फर्स्ट फेज के लिए, सेकंड फेज के लिए, स्पॉट एडमिशन के लिए आपको गाइडेंस मिलेंगे कैसा अप्रोच होना है यहाँ पर। ओके, दिस इज ऑल अबाउट 3YDC। नाउ फॉर द कैंडिडेट्स हु आर अपियरिंग 5YDC।
5 IDC के लिए कॉलेजेस थोड़े कम हैं। 5 IDC में हमारे पास 3 कोर्सेस अवेलेबल है। BA LLB, BBA LLB, BCom LLB. Most of the colleges only have this course, BA LLB. Okay. BA LLB के मैं आपको कॉलेजेस भी बता देता हूँ। उस्मानिया यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ लॉ, OU कैंपस, 60 सीट्स। PG कॉलेज ऑफ लॉ सेल्फ स्पॉन्सर्ड सीट्स होती है ये। PG कॉलेज ऑफ लॉ बशीरबाग पे है, पुलिस कमिश्नर ऑफिस के ऑपोजिट में। यहाँ पे सेल्फ स्पॉन्सर्ड आपको 5 IDC अवेलेबल है, BA LLB, अगेन सेम 60 सीट्स। These candidates are also eligible for fees reimbursement. Okay. उसके बाद काकतीय यूनिवर्सिटी है with 80 सीट्स। ये 3 कॉलेजेस comes under यूनिवर्सिटी कॉलेज, यूनिवर्सिटी सीट्स, 200 सीट्स। ओके, ये 200 सीट्स के लिए डायरेक्ट एडमिशन होंगे थ्रू काउंसलिंग। देयर इज नो मैनेजमेंट कोटा इन दिस 200 सीट्स। नाउ रिमेनिंग कॉलेजेस में ट्वेल्व प्राइवेट कॉलेजेस है which are affiliated to Osmania University. And all the 12 colleges have BA LLB. All the 12 colleges seats goes on minimum 60 seats to 120 seats each college. जिसमें अगर 60 सीट्स हो रहे हैं तो 54 आपके कन्वीनर में जाएंगे, और अगर 120 सीट्स है 96 सीट्स जाएंगे। ओके, ये आपके कन्वीनर में जाएंगे। ये सीट्स आपको कन्वीनर कोटे में रहेंगे। सुल्तान लुम्बी है इसमें। नेक्स्ट BBA LLB। कॉलेजेस MGCL, SUCL। MGCL में 120 सीट्स है, SUCL में 60 सीट्स है। 60 में से यहाँ पे आपको 20% सीट्स मतलब 48 सीट्स काउंसलिंग में जाएंगे, यहाँ पे 96 सीट्स आपको काउंसलिंग में जाएंगे। ओके, ये सीट्स BBA LLB के लिए सिर्फ 2 ही कॉलेजेस है BBA LLB के लिए। महात्मा गांधी लॉ कॉलेज LB नगर पे है, और ये सिर्फ 2 कॉलेजेस ही अवेलेबल है हमारे पास उस्मानिया यूनिवर्सिटी में जो BBA LLB ऑफर कर रहे हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है BCom LLB। सिर्फ एक ही कॉलेज है पूरे तेलंगाना में जो BCom LLB ऑफर कर रहा है, MGCL, महात्मा गांधी कॉलेज ऑफ लॉ। और अगर 5 इयर्स कैंडिडेट है, अगर फर्स्ट फेज में उनको अपने चॉइस कोर्सेज, मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स गो फॉर BBA LLB फॉर ए ब्राइटर ऑप्शंस इन कॉर्पोरेट लॉ। मोस्ट ऑफ द 5 IDC कैंडिडेट्स गो फॉर ए BBA LLB। फॉर एनी रीजन BBA LLB में भी सीट नहीं मिलती है उनको, BCom और BA LLB में सीट नहीं मिलती, देयर इज अ वाइडर चांस दैट दे कैन गेट अ सीट इन दिस वन। 120 में से 96 सीट्स है। लास्ट ईयर ऑलमोस्ट 50% सीट्स
वेंट वेकेंट। नया कोर्स शुरू हुआ, किसी को इंटरेस्ट नहीं बताए लोग बीकॉम एलएलबी के लिए। इट्स अ न्यू कोर्स। तो अगर कोई कैंडिडेट्स है जिसको बीबीए एलएलबी में नहीं मिलता है तो अपने ऑप्शंस रखिए, बीकॉम एलएलबी भी फर्स्ट फेज में भी रखिए, सेकंड फेज में भी रखिए। यहाँ पे आपको सीट मिलना ईजी है। जस्ट आप सिर्फ क्वालिफाई होते हैं लॉ सेट में तो बीकॉम एलएलबी में सीट मिलने के चांसेस ब्राइट एज पर द लास्ट ईयर स्टैटिस्टिक्स। तीन भी चूज कर सकते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड। आप पूरे ऑप्शन चूज कर सकते हैं। पूरे 17 कॉलेजेस है जिसमें से अगर यूनिवर्सिटी निकाल दिए तो कोर्सेस तीनों भी है। कोर्सेस तीनों भी चूज कर सकते हैं आप। सेम जैसे 3YDC में वेब ऑप्शंस आएंगे, इसी में भी सेम वेब ऑप्शंस आएंगे। यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन अपलोडिंग के लिए आपको जो चाहिए SSC और इंटर, ये दोनों के डॉक्यूमेंट्स अपलोड करनी है, सारे बोनोफाइड्स अपलोड करनी है। और अगर किसी के ओपन स्ट्रीम में SSC या इंटरमीडिएट हुआ तो रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट अपलोड करना है, आधार कार्ड अपलोड करना है। और इनकम अगर किसी को 2 लाख के अंदर और अगर फीस रिम्बर्समेंट क्लेम करना है तो इनकम सर्टिफिकेट अपलोड करना है। और कोई एक्सक्लूसिव रिजर्वेशन है, BC सर्टिफिकेट है किसी का पास तो BC सर्टिफिकेट अपलोड करिए, 4% रिजर्वेशन में मिल जाए। 4% रिजर्वेशन इज एलिजिबल फॉर ऑल द कॉलेजेस थ्रू आउट तेलंगाना इररेस्पेक्टिव माइनॉरिटी और नॉन माइनॉरिटी। ओके, ये हो गया आपका 3YDC और 5YDC के एडमिशन का प्रोसेस और स्पॉट एडमिशन का प्रोसेस। नेक्स्ट जो ये साल कैटेगरी आई है एडमिशंस के लिए, तेलंगाना गवर्नमेंट का 2021 का नोटिफिकेशन है ये, EWS economically weaker section. Anybody is eligible who is economically under weaker section. Exclusive 10% seats. लेकिन इसमें SC, ST और BC कैंडिडेट्स एलिजिबल नहीं है. Already they get a reservation through other source. So all the OC candidates can apply for economically weaker section certificate, which and you will get this from MRO. There are some certain rules and regulations to get it from MRO. You should not have you should not own any property in Telangana, and your parental income should be less than 8 lakh rupees, and the rules goes on. You can visit MRO office to get this rule details, and even that is available with the office. 1000 SFT. And for an agriculture land, if you are owning an agriculture land, what are the details of agriculture land? These are all available. You can collect your copy from the office. Okay. So how to get an EWS certificate? All OC candidates are eligible to get OC certificates. For all the under minority, all the OC candidates are Khan, Mirza, Sayyed, and the list goes on. Whoever doesn't belong to BCE category, they should not be from BCE. Okay, they can apply for this EWS, economically weaker section, and through this they get a chance of getting a seat 10% more than a OC candidate. So candidates who are from this particular Khan, Mirza, Sayyed, or anybody who is not eligible for BCE category, they can apply for EWS certificate. And not only these candidates, even Reddys are eligible for BCE. EWS. Even Reddys are eligible for EWS. So all the upper caste, people from upper caste or other caste known as OC, they can apply for this EWS. This is a new category introduced by Government of Telangana. As per the EWS bill passed by the Government of India in 2020, 2021 Telangana government has introduced this one in all the education institutions and jobs. Okay. So
Of certificate we need to update on counseling. Yes, this EWS certificate you need to update at the time of uploading the documents. You need to update that you belong to EWS, and you need to upload this EWS certificate. To get an EWS certificate, it's a very lengthy process. There is a scrutinize of your background. A person from MRO will come to your residence. They will check whether you own a property or not, or your family income is above that scale or not, and minimum it takes 30 days. So prepare beforehand itself if you want to get an EWS. It's a lengthy process. Today is 2nd of October. Monday. Today is 2nd of October. If you apply on Monday also, by the time you get it, it will be 4th of November. Maybe first phase of could start by that time. Anyways, if first phase also started, you are eligible for second phase, and you are under the wheel which will be spinning. Okay. So if anybody wants to apply for EWS, just speed up this process. Now these are the details for EWS. Now next is the candidates who are not qualified in this law set. Or the candidates who couldn't get a seat in law set, or the candidates who qualified in the law set but due to non-producing of particular documents they were not declared as a successful candidates who are eligible for web options, like they were not able to produce the residence certificate, or their education were from some other state, or due to any reason. These candidates can apply for management quota seats. 20% seats are there in each and every college. Okay. These management quota seats, for this the only requirement is 10 plus 2 plus 3 or 10 plus 2 plus 4 or 10 plus 3 plus 3. Enough. If you have this qualification with 45% of marks, you are eligible to get a seat in management quota. Okay. Anybody who is interested to get a seat in management quota, we are ready to help them also. Contact Hans and Associates, contact our front office, leave your details, we'll help you out to get a management quota seat. Yes? Is there any evening college? No, there is no evening colleges in LLB. LLB is a full-time course. Make a note, LLB is a full-time course, 3 years or 5 years. There is no evening college, there is no part-time college, and this course can't be done under distance mode. It is a full-time course. If you are employed somewhere, if you are working in some government organization, private organization, you can't pursue your LLB. It is a full-time course. Either you need to get a no objection from your employer, that your employer doesn't have any objection when you are pursuing your LLB while you are doing job, or else you need to leave the job to pursue LLB. There is no evening college, or there is no night college, or there is no part-time education in LLB. It is a full-time course. And after completion of LLB, once you become an advocate, that is also a full-time profession. If you are an advocate, you are not allowed to take any kind of assignment, any kind of jobs, or else you need to cancel off your license and then you can go for any other job. Okay? Yes. So these are brief details. Last year we have some relaxations in admissions due to COVID-19. I'll discuss about these relaxations. Maybe we could get this relaxation this year. The first relaxation was 45% marks, because there were no examinations for 10th and 12th last year. So this 45% marks was reduced for only 5/DC candidates. That even without this percentage they were eligible, and inshallah this could continue this year also.
This was one relaxation given last year. Okay. Then second relaxation was the candidates who have completed degree as 10 plus 3 plus 2. What is this 10 plus 3 plus 2? मैं एग्जाम्पल देता हूँ. आपने 10th किया, ओके. इसके बाद आप ओपन स्ट्रीम में ग्रेजुएशन कर लिया ऑन द बेसिस ऑफ एज. टेक इट यू डन योर 10th इन 2010. ओके. नाउ आपने उसके बाद बी आर अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी या कोई भी ओपन यूनिवर्सिटी, इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी, कोई भी ओपन यूनिवर्सिटी से ज्वाइन किया. यू डन योर डिग्री, एग्जाम्पल BA या BCom. इन 2014 यू कंप्लीटेड, बट आपने इंटरमीडिएट नहीं किया था, लेकिन आपने उसके बाद इंटरमीडिएट पास कर लिया. सेट आपने 2015 में इंटरमीडिएट पास कर लिया या 16 में आपने इंटरमीडिएट पास कर लिया. दिस स्ट्रीम वाज कंसीडर्ड एज 10 plus 3 plus 2. Last year, and special order was passed to that these candidates are also eligible for admission into LLB course. 15 years. Yes, with a condition that whether they are allowed to practice or not, it is subject. And last year there was one more relaxation given for BCE candidate, all the BC candidates, not BCE candidate, all the backward candidates. See, for OC candidates the cutoff is 45 in degree. For ST and SC it is 40. For BCE last year there was a 3% relaxation. That was 42% was eligible. Again with the declaration. Hope we get it this time also. Okay. So these were few points how to crack the LawSet admission process. Hope it is clear. Yeah. If you have any doubts, go ahead with your questions. Bonafide certificate to get new one or the Old one is also fine. I've done my intermediate in 2009. Okay. Then after I've taken admission in BTech. Okay. But due to some reasons I discontinued. Okay. I got transfer certificate of. Assalamu alaikum. In 2009 I have completed my intermediate. Okay. Then taken admission in BTech. Okay. Discontinued due to some personal reasons. Okay. And I've got my transfer certificate of BTech. Okay. So while submitting, after getting admission in law college, while submitting the TC, they will accept this, right? Yes, they will accept this TC. Any last TC is accepted. It need not to be intermediate TC. I don't have to get the bona fide from the BTech college. No, because the criteria for 5IDC is 10 plus 2. This doesn't require. Only you need to submit this TC and the bona fide certificates of SSC and 10th and 12th. Okay. I've lost my bona fide certificate of 12th. Go to a particular college. They'll give provide it it up. again. That is not a big deal. Okay. Getting a bona fide certificate throughout the lifetime, till your life or till the colleges are there, you can go to the college, contact the college, you will get it. You will get the bona fide certificate. That is not a big deal. Thank you very much. Assalamu alaikum. Walaikum salam. I have completed my graduation in open stream without intermediate. Okay. So am I eligible for this LLB? Now you are talking about your qualification is 10 plus 3. You have not done your intermediate. No. Then the simple answer is no. You are not eligible for law courts, not only in Telangana but throughout India. Bar Council of India, which is the main statutory governing body for all the law courses in India, has given a strict criteria that 10 plus 2 plus 3. That this is the basic qualification for any 3 years course, and for 5 years course 10 plus 2. Now only the last year that this was revised
as 10 plus 3 plus 2, but we don't know whether this will continue or not, as in Honorable High Court this writ petition is still pending. But as my brother discussed over here, that his qualification is 10th standard, then he has joined some BA or BCom in Open University, then he is not eligible to pursue LLB. No, clear no. Neither through counseling, neither through management quota. Yes, please. Any other questions? One more question. I have qualified my law set entrance exam, but it's less than 45%. What is the percentage? Below 45%. Actually, If I you don't know. belong to OC category and your percentage is below 45, and 44.5 is also considered as 45. If your percentage is below this one, then you are not eligible. But previous year, only BC candidates were allowed with 3% relaxation. But this year still we are waiting for the notification. What about that weaker section? EWS 45. There is no relaxation in percentage for EWS. EWS and OC candidates 45% is mandatory. Any other questions? Any other question in ladies? Assalamu alaikum, sir. Walaikum salam. Yes, please go ahead. I completed my intermediate in 2020. So I Okay. skipped 1 year Okay. because of COVID. Okay. So I qualified law set Okay. and I got rank 911. Okay. Okay. I want to ask if there will be any difficulty because I skipped 1 year. As there was a question that she completed her intermediate in 2020, previous year, but due to some unavoidable reasons she couldn't pursue her education last year. Now she has planned to pursue LLB this year, and by the God grace she got 911 rank in LLB 3YDC. Now she wants 5YDC. Now she wants to get a seat in LLB 5YDC. Sister, you are eligible to get a seat. Easily you can get a seat. Only thing is that you need to check it up is for the gap of 1 year. For this gap, to claim the fees reimbursement, if your age is under 29 years, age is under 24 years for 5YDC. For OC candidates, if your age is under 24 years, and if you have this 1 year gap or 2 years gap or 3 years gap, or gap goes on to 4-5 years also, you need to get a gap certificate from MRO. Or even in some cases that as you have only 1 year gap, even an affidavit will work out that due to health reasons or due to any unavoidable reasons you couldn't pursue your education. And if that will not affect the counseling process, but for the gap certificate can be in format of any self affidavit or else a gap certificate issued by MRO. Okay. Hope this has cleared your question. Jazakallah. Any other question? Still, as one of my sister asked this question that, for example, a person sitting here has completed his graduation in 2010. Completed BBA in 2010 and still age is under 34 years, wants to claim the fees reimbursement under BC category because till 34 you are eligible. Now the gap is how many years? 11 years. This 11 years, if you are an unemployed person, you need to prove that you are an unemployed person and you need to get a gap certificate attested by the MRO, Tehsildar office, that I have a gap of 11 years and whatever the reason it is, whether it is medical reasons or you were preparing for any kind of competitive examinations, then you are eligible for fees reimbursement, or else you need to pay the fees. Or else if you have done any kind of courses after that, see most of them what they do is after BBA they do MBA,
then they do PhD, and they have not claimed any kind of scholarships in this period, they are eligible for scholarship. Or else if they have already taken a scholarship in any of the other master course, after completion of graduation, if a student has claimed the scholarship in any of the other master courses, namely MBA or any other master courses, then here they won't get the scholarship for LLB. Assalamualaikum. Walaikum How salam. to obtain a seat in minority college? To obtain a seat in minority college, already I discussed, brother, but I'll discuss this once again. See, in Telangana we have 2 minority colleges. One is in Hyderabad, one is in Khammam. Hyderabad we have SUCL with 180 seats, and Khammam we have same 180 seats. Okay. Out of these, 20% seats goes in management quota, rest of the seats goes to exclusive minority candidates. No non-minority candidate is eligible under counseling. Only after second phase, if the seats are left over, then only it goes to non-minority candidates. For the first phase, these seats only goes to the minority candidates. Now, to how to get a seat in this minority college, you need to prove that you belong to minority community, and because these 2 colleges are Muslim minority, you need to prove that you belong to Muslim minority. Now, what is the documentation required to prove that you are from a Muslim minority community? First thing, SSC TC. In the SSC TC, there is a column of religion which is mentioned as Islam or Muslim. Okay, you need to upload the copy of this one. You need not to show the originals, only copy is enough, because the original goes with the intermediate college. Nobody will be having the original. Just submit this copy. Okay, if you don't have copy, contact your respective intermediate college, go there, take a copy of this one. If you are not able to get this one, then there is a pro forma. Okay, collect the pro forma from our office, and on that pro forma, you need to get it attested from your principal of your school that the so and so person, Mr. Muhammad, belongs to minority community of Muslim Islam, and the principal will attest on that one. On that, with that letter, you are eligible to get through minority colleges. You can apply in any of the minority colleges. Okay, this is a mandatory document in any minority college. Without this document, with your name as Muhammad also, you can't prove that you belong to Muslim. Certificate also, BC certificate doesn't prove that you are a Muslim. It is only caste based. Sir, if any person did his SSC like equivalent SSC in Alim Khan or something, so there is no. You need to get an equivalency certificate from Board of Intermediate. Board of Intermediate will give an equivalency certificate for SSC as well as for intermediate. Once you get an equivalency certificate, then only you are eligible for this courses, alternate courses. You need to get an equivalency certificate. And anybody who has done a degree from any other university apart from Osmania University, then also they need to get an equivalency certificate from Osmania University. Osmania University has a process of giving the equivalency certificate for any course they want to pursue in further education, because out of these colleges, 17 colleges belong to Osmania University. So if you have done any of your course which is outside the state of Telangana, then obtain this eligibility certificate from Osmania University. It's a simple process, 2 days process. Go to Osmania University, submit all your originals and with one set of copy. They charge a TD of 2,000 rupees and they scrutinize your documents, and within 2 days they will give the equivalency certificate. Any other doubts? I have done my bachelor's in science. Okay, So BSc. am I eligible for law? Yes, you are eligible for.
For any eligibility for law, you need to complete a 3 years graduation. That is the basic eligibility. Whether it is BA, BCom or BSc, or you have done BTech or B Pharmacy, you are eligible for LLB. Through management. Yeah, through management or through counseling, depend on whatever you have scored in law set. But you are eligible, sister, either through management quota or through convener I quota. haven't attended law set. No problem. You can go ahead with management quota seats. Every college has 20% of management quota seats. If you have got any issues in getting a management quota seats, you can contact the front office reception at Khan's Associate. Without donation colleges. Sorry. Could you repeat your question once again? Sir, I want to take admission in management of any colleges of Telangana. So Okay. without donation, which colleges are available? For that, you contact the front office at Khan's Associate. They'll help you out. But for management quota seat, you are not eligible for fees reimbursement. Okay. Okay. Fees are all. You can just contact the front office. They'll help you out. Yeah. You Jazakallah. What if the applicant is a postgraduate and he got first class in post graduation, but due to some reasons he got less than 45% in graduation? So is he applicable? Is he? Very good question, brother. Yeah. See, candidates completing 10 plus 2 plus 10 plus 2 plus 3 or 10 plus 2 plus 4. Now, they couldn't get this 45% marks due to some unavoidable reasons. It is not that they lack the knowledge and information. It could be due to some any unavoidable reasons. They got below 45% marks. Say example 40. Because 35 is the passing marks. They got 40% marks. Now this candidate pursues any kind of PG. Say it could be MA, MCom, MBA, MTech, any course. Here if he gets more than 45%, then he is eligible for law set. As your question. Or management seat? Management seat or convener seat. This is the eligibility. Okay. Recently I have been to RG Kedia College. I guess. MSS Law College. Yes, yes. So there they told that if the applicant is getting less than 50% or 60% marks, they are not eligible. See, the colleges have their own rules, but what is the basic cutoff? Basic cutoff is 45. Now the college, as per their standards, they could impose a rule that management quota, they have their own rules. 45 is the basic cutoff. Some colleges they say, no, our cutoff is, internal cutoff is 60% only. That depends on college to college. But the basic cutoff as per the BCI is, if an applicant is not able to get 45% marks in degree, graduation, they should get the same percentage in PG. They cannot impose this in counseling, right? No, counseling it is 45. 45. Because the counseling is totally dependent on your rank, not on your percentage of marks. This is a cutoff, but it is not on your graduation or your post graduation percentage will never affect the seat, getting a chances of seat in the counseling. It is purely on the rank. But management quota has this. How about the management seat fees in SUCL? कितना fees होगा उसका? That we will have another session for that one. Okay. For exclusive management quota programs, how to get a seat in management quota and all. Initially you contact the front office of Khan's Associate. Then we are planning for a session for that one, and we want to help the students to get that seat through management quota also. Okay, thank you. Any more questions? So, any more further questions in ladies section? Sir, among BA LLB and BBA LLB, which is the most prominent course? I mean, career options ज़्यादा किस में होते हैं? See, in 5IDC we have three kind of courses.
BA LLB, BBA LLB and BCom LLB. BA LLB is an old school method running on from ages since past 40 years, 50 years we are seeing this course. It's a traditional course which we do. For traditional practice it is a very good course, 5 years BA LLB. Now because of this corporate practice going on, due to this corporate clients, corporate practices and the issues with contracts and issues with IPR and issues with all company laws, labor laws, BBA LLB is the field which is booming in present days. But both the fields have wider career options. BBA LLB has an option in corporate clients, whereas BA LLB has an option with traditional litigations. And same applies with BCom LLB. BCom LLB has now we have lot of financial issues. You can take an example of Satyam and all. They have got huge number of financial issues. Many companies like Deloitte and all, they deal with this one, financial issues. To understand the financial issues and the litigations of financial issues and the problems with the financial issues and what the law says with the financial issues, BCom LLB is also a very good option. So it is purely upon your interest whether you go for BA LLB, BCom LLB or BBA LLB, but BBA LLB is now in demand. Okay, sister? Fine. Any more questions? So we'll conclude this session and we'll wrap up this one. And inshallah we'll be conducting one more session for any kind of management quota seats. And whoever were present today, we thank them for coming down over here, and we'll help them for their complete counseling process till they get the seat. Inshallah they'll get the seat. Jazakallah khair. We'll conclude this session. I would like to invite our president of Khan's Advocates and Associates to give a bouquet for Ali Hussain sir. Thank you. On the podium. हाँ पोडियम पे। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माशाल्लाह बेहतरीन सेशन रहा है। खैर हम लोग ने इसको ऑर्गेनाइज इसीलिए किया था ताकि हमारे जितने भी भाई लास्ट टाइम जो TS लॉ सेट के प्रोग्राम में जो ट्रेनिंग प्रोग्राम था, जिस तरीके से एग्ज़ाम लिखना है, तो उनको जिनको रैंक मिला है वो भी आ सके, जिनको रैंक नहीं मिला है वो भी आ सके और किस तरीके से एडमिशन ले। तो उम्मीद थी कि कई लोग आएंगे, मगर कोई बात नहीं, जितने भी आए हम माशाल्लाह से उनसे मुतमईन है। हमारा मकसद ये है कि जो है हमारे लोग ये फील्ड में आगे आए और जो है इस फील्ड को इख्तियार करें, क्योंकि ये फील्ड जो है बहुत वाइड फील्ड है जिसमें आप कई सारे जो है टॉपिक्स पर कवर कर सकते हैं इंशाल्लाह। खैर अली सर का तो इंट्रोडक्शन देने की ज़रूरत नहीं है, लास्ट टाइम भी उन्होंने ही प्रोग्राम माशाल्लाह से बेहतरीन मुकम्मल किया था। आपका जो है माशाल्लाह से कई सारे कोर्ट में खिदमत अंजाम दिए जाते हैं। हाई कोर्ट आप देखते हैं, सिविल कोर्ट देखते हैं, नामपल्ली क्रिमिनल कोर्ट देखते हैं। उसके अलावा जो है एक मानो में एजुकेशनिस्ट है। कई सारे जो यूनिवर्सिटीज़ है, चाहे वो नॉर्थ इंडिया के हो, साउथ इंडिया के हो, कई सारी यूनिवर्सिटीज़ को आप करस्पॉन्ड करते हैं, उनके अंडर कई सारे स्टूडेंट्स हैं। तो माशाल्लाह उनका जो रियल टाइम एक्सपीरियंस है, वो रियल टाइम एक्सपीरियंस के हिसाब से हमने इस कोर्स और प्रोग्राम को करने का इरादा किया है। तो मैं समझता हूँ कि आप लोगों के कुछ अगर अभी भी सवालात है तो ऐसा नहीं है कि प्रोग्राम ख़त्म तो सवालात ख़त्म, ऐसा नहीं है। हमारा ग्रुप है, हमारे ग्रुप में कौन कौन यहाँ पर एडेड है? आप नहीं है तो इंशाल्लाह आपको भी ऐड करिए, ताकि जो है आगे भी अगर कुछ गाइडेंस हो, क्योंकि मेरे ख्याल से दशहरा के बाद काउंसलिंग स्टार्ट होंगे ना इंशाल्लाह। दशहरा के बाद इंशाल्लाह काउंसलिंग स्टार्ट होगी। अगर कुछ भी सवालात रहे तो ग्रुप में आप सवालात इंशाल्लाह कर सकते हैं, चाहे वो काउंसलिंग के ताल्लुक से। अगर काउंसलिंग मिस हो रही है
तो मैनेजमेंट में भी किस तरीके से जो है एडमिशन लेना है उसका भी हम इंशाल्लाह इंतज़ाम करने की कोशिश करें। वंस ये काउंसलिंग स्टार्ट हो जाए तो उसके बाद भी मैनेजमेंट का कर सकते हैं इंशाल्लाह, क्योंकि काउंसलिंग में बहुत ज़्यादा पेपर वर्क एंड ऑनलाइन वर्क एंड कई सारी चीज़ें होती है, वो एक बार मुकम्मल करें, अगर इंशाल्लाह उसमें मिल गया बहुत अच्छी बात है। उसके अलावा आपके अगर दोस्त अहबाब है जो अगर मैनेजमेंट में करना चाहते हैं तो उनको भी लेकर आइए, हम लोग कई सारे कॉलेजेस से बातचीत में है इंशाल्लाह, उनसे बात कर मैक्सिमम इंशाल्लाह जो है सीट दिलवाने की कोशिश करेंगे। अब यही है कि कई सारे जो लास्ट टाइम आए थे हमारे पास नौजवान भाई और बहन, अब उसमें कई सारे लोगों को नहीं मिला, आई मीन क्या है काउंसलिंग, क्या है वो एग्ज़ाम में नंबर नहीं आया, क्या रैंक नहीं आया, तो पीछे हट गए। तो उनसे भी गुजारिश यही है कि थोड़ी मेहनत और कोशिश करिए मैनेजमेंट की भी, क्योंकि ये फील्ड और ये जो प्रोफेशन बहुत काम आने वाला है एज एन इंडिविजुअल और एज ए कम्युनिटी को भी ये हम जो है मदद कर सकते हैं। आगे जैसे जैसे हालात हिंदुस्तान के बन रहे हैं और हमारी कम्युनिटी के भी बन रहे हैं, ये प्रोफेशन में हम आएंगे इंशाल्लाह तो बहुत सारे चीज़ों को हम इंशाल्लाह कवर कर सकते हैं। अब डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं, आप सबको मालूम है कि हालत क्या है और किस तरीके से माहौल चल रहा है। ये प्रोफेशन ऐसा है जिससे आप जो है अपने राइट्स के लिए फाइट बैक इंशाल्लाह कर सकते हैं। और भी प्रोफेशंस ऐसे नहीं कि ये भी है, आप IAS बनो, IFS बनो, IRS बनो, IAS बनो, ये कई सारे प्रोफेशंस है जिसमें आप जो है अगर ये इंसान बन जाता है तो देने के काबिल वाला हो जाता है माशाल्लाह से। तो ये भी एक ऐसा प्रोफेशन है, आप वाइड रेंज पर अपने आप की भी मदद कर सकते हैं और अपने कौम की, अपने सोसाइटी की और अपनी कम्युनिटी की भी इंशाल्लाह मदद कर सकते हैं। तो और कुछ क्वेश्चंस तो मैं समझता हूं कि कुछ है, तो हम ये प्रोग्राम ख़त्म होने के बाद 1 to 1 भी इंशाल्लाह कर सकते हैं। उसके बावजूद भी अगर आपको सवालात आते हैं तो आप ग्रुप में इंशाल्लाह कर सकते हैं। आप जितने भी चाहे काउंसलिंग में जा रहे हैं, मैनेजमेंट में जा रहे हैं, आप सबको गुजारिश यही है कि जितने लोगों को हो सके यहाँ पर जुड़ाने की कोशिश करिए, चाहे वो काउंसलिंग का मसला हो चाहे मैनेजमेंट का मसला हो। थ्रू आउट योर कोर्स अगर आप एडमिशन ले भी लेते हैं, उसके बाद भी मैंने लास्ट टाइम भी कहा था अगर आप इंटर्न भी करना चाहते हैं तो इंटर्न के लिए भी हमारे पास ऑप्शंस ओपन है। जैसे ही आप एडमिशन ले लेते हैं आप कोर्ट विजिट करना शुरू कर सकते हैं। मैंने जैसे लास्ट टाइम भी बताया था कि भाई डॉक्टर पूरा मुकम्मल करने के बाद आपको फील्ड पर जाना है, इंजीनियर मुकम्मल करने के बाद आपको फील्ड पर जाना है। ये ऐसा है कि आप जैसे ही एडमिशन लेते हैं आप कोर्ट विजिट कर सकते हैं, आप तभी से जो है ट्रेनिंग बोलो या प्रैक्टिस बोलो इंशाल्लाह कर सकते हैं। जैसे आप 3 साल या 5 साल मुकम्मल कर लेते हैं तो आपको हर तरीक़े का जो पूरा प्रोसीजर है, चाहे पुलिस स्टेशन का प्रोसीजर हो चाहे कोर्ट का प्रोसीजर हो, पूरा इन 3 सालों में आपकी पढ़ाई के साथ साथ आपको ट्रेनिंग और जो है प्रैक्टिस भी इंशाल्लाह मिल सकती है इंशाल्लाह। तो बाय दिस हम इस प्रोग्राम को ख़त्म करते हैं इसी उम्मीद के साथ कि कई लोग इंशाल्लाह जुड़ेंगे, इस प्रोफेशन को हासिल करेंगे, चाहे काउंसलिंग के ज़रिए हो चाहे वो जो है मैनेजमेंट के ज़रिए हो। और भी सवालात है तो आप इंशाल्लाह 1 to 1 भी कर सकते हैं या फिर ग्रुप में भी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर बीइंग हियर। मैं अली सर का शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने माशाल्लाह से टाइम निकाला है और इस प्रोग्राम को कंडक्ट किया है, आप लोगों को जो है इस कई सारी अहम बातें बताने की। और अल्लाह सुब्हाना ताला का भी शुक्र अदा करता हूं कि माशाल्लाह से इस प्रोग्राम को बेहतरीन तरीके से मुनक़्क़िद किया है और इसका इख्तिताम भी किया है। जज़ाकल्लाह खैर व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।